हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका एजुकेशन कीड़ा के डेली करंट अफेयर के वीडियो में। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे 9 और 10 दिसंबर करंट अफेयर। देखें क्या है सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन इन दोनों दिनों में जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। डिस्कस करने से पहले दोस्तों अगर कल के करंट अफेयर को एक रिविजन कर लेते हैं तो कल के करंट अफेयर का दोस्तों पहला प्रश्न था कि भारत में सशस्त्र झंडा दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों हर साल ये 7 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन था दोस्तों कि हाल ही में चंद्रमा पर अपना झंडा फहराने वाला कौन सा देश अमेरिका के बाद एकमात्र दूसरा देश जो है बन गया है। ठीक है। तो अमेरिका के बाद चाइना ही एकमात्र ऐसा देश बन गया है जिसने चंद्रमा पर अपना झंडा फहराया है। ठीक है। अमेरिका ने सबसे पहली बार 1969 में अपोलो यान के दौरान अपना जो है झंडा चंद्रमा पर फहराया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन था दोस्तों कि लेन देन का आरटीजीएस सिस्टम किस दिन से प्रभावी होने के साथ 24 घंटे उपलब्ध जो है कराया जाएगा। ठीक है। तो 14 दिसंबर से आरटीजीएस सिस्टम जो है 24 घंटे उपलब्ध कराया जाएगा। अन्यथा अभी तक ये सुबह 7 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक के बीच में ही उपलब्ध कराया जाता था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि कोरी एंडरसन ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। वह किस देश के प्रतिनिधित्व करने वाले ऑलराउंडर थे। ठीक है। तो दोस्तों ये जो है न्यूजीलैंड की तरफ से खेलने वाले ऑलराउंडर थे जिनका नाम कोरी एंडरसन है और उन्होंने अपने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। अगला क्वेश्चन था दोस्तों किसने इसरो के साथ पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी कि शॉर्ट फॉर्म पे जिसे आप पीएसएलवी के नाम से जानते हैं रॉकेट पर अपना पहला रिमोट स्टेशन सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। ठीक है। तो दोस्तों ये जो है पिक्सल स्टार्टअप टेक ने इसरो के साथ मिलकर के एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है। और आखिरी क्वेश्चन था दोस्तों कि बांग्लादेश ने हाल ही में 1971 में अपना स्वतंत्रता के बाद किस देश के साथ पहला अधिमान्य व्यापार समझौता यानी कि पीटीए पर हस्ताक्षर किया है। तो बांग्लादेश ने 1971 के बाद अपना जो पहला अधिमान्य व्यापार समझौता पर हस्ताक्षर किया है वो भूटान देश के साथ किया है। ठीक है। बात करते हैं दोस्तों आज करंट अफेयर के पहले प्रश्न की कि अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है। तो ये जो दोस्तों हर साल 9 दिसंबर को मनाया जाता है। डिटेल इसकी देख लेते हैं पूरी जानकारी के लिए। तो भ्रष्टाचार विरोधी जन जागरूकता के लिए 9 दिसंबर को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। 31 अक्टूबर 2003 को भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के पारित होने के बाद यह दिन जो है मनाया जाता है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस का जो थीम है यानी कि विषय जो है वो है एकता के साथ संयोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि नेपाल और चीन द्वारा किए गए नए सर्वेक्षण के अनुसार माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी सेंटीमीटर अधिक हो गई है। ठीक है। एज पर द न्यू सर्वे कंडक्टेड बाय द नेपाल एंड चाइना द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट हैज बिकम टॉलर बाय हाउ मेनी सेंटीमीटर्स। ठीक है। तो इस नए सर्वेक्षण के बाद जो है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो देखी गई है वो 0.86 सेंटीमीटर और बढ़ी है। ठीक है। तो नेपाल और चीन द्वारा संयुक्त रूप से एक नए सर्वेक्षण के अनुसार दुनिया का सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट 86 सेंटीमीटर जो है ऊंची हो गई है। ठीक है। नेपाल और चीन की सरकार ने संयुक्त रूप से दुनिया की सबसे ऊंची चोटी के मापने के लिए कंपेयर जो है वो किया था। माउंट एवरेस्ट की नई ऊंचाई जो है वो 8,848.86 मीटर हो गई है। ठीक है। बहुत ध्यान देने वाली दोस्तों क्वेश्चन है ये। 8,848.86 मीटर जो है माउंट एवरेस्ट की नई ऊंचाई हो गई है क्योंकि इस नए संरक्षण के अनुसार 0.86 मीटर जो है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है बढ़ गई है। ठीक है। बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की कि एशिया कप 2021 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। ठीक है। विच कंट्री विल होस्ट एशिया कप 2021। ठीक है। ये क्रिकेट एशिया कप की बात हो रही है दोस्तों। तो क्रिकेट एशिया कप 2021 की मेजबानी जो है करेगा श्रीलंका। डिटेल इसकी देख लेते हैं पूरी जानकारी के लिए। तो श्रीलंका जून 2021 में एशिया कप की मेजबानी करेगा जबकि पाकिस्तान ने 2022 में टूर्नामेंट की मेजबानी के अधिकार जो है अर्जित किए हैं। ठीक है। मूल कार्यक्रम के अनुसार टूर्नामेंट के को 2020 में पाकिस्तान द्वारा आयोजित किया जाना था लेकिन कोविड-19 के महामारी के कारण जो है ये स्थगित कर दिया गया था। ठीक है। और अब जो है पाकिस्तान में 2022 में आयोजित किया जाएगा। ठीक है। अब इस योजना को जून 2021 तक आगे बढ़ा दिया गया है जिसमें श्रीलंका क्रिकेट पीसीबी से होस्टिंग अधिकार लेता है। ठीक है। मुआवजे के रूप में पीसीबी ने कि 2022 संस्करण के लिए होस्टिंग का अधिकार जो है मिल गया है। बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की कि उस पहले भारतीय खिलाड़ी का नाम बताइए जिसने हाल ही में सालखीर ग्रांड प्रिक्स में फॉर्मूला 2 का रेस जीता है। ठीक है। नेम द फर्स्ट एवर इंडियन हु हैज रिसेंटली वॉन द फॉर्मूला 2 रेस एंड एट द 2020 साकिर ग्रांड प्रिक्स।
ठीक है। तो इनका नाम है जेहन दारूवाला, जिसने पहली बार सालखीर ग्रांड प्रिक्स फॉर्मूला 2 रेस में कोई भी प्रतियोगिता जीती है। डिटेल इसकी देख लेते हैं पूरी जानकारी के लिए। तो जेहन दारूवाला ने इतिहास रचा है क्योंकि वो 2020 में साखिर ग्रैंड प्रिक्स बहरीन में फॉर्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। ठीक है, मतलब फॉर्मूला 2 आज तक किसी भारतीय ने रेस नहीं जीता है, और जेहन दारूवाला जो है पहले फॉर्मूला 2 रेस जीतने वाले भारतीय बन गए हैं। ठीक है, ये F2 सीजन की अंतिम दौड़ थी। फॉर्मूला 2 चैंपियनशिप एक दूसरे स्तरीय एकल सीटर रेसिंग चैंपियनशिप है। ठीक है, 22 वर्षीय जेहन दारूवाला वर्तमान में रेडबुल जूनियर टीम के सदस्य हैं और कॉलन मोटरस्पोर्ट के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की कि खाद्य और कृषि संगठन, जिसे शॉर्ट फॉर्म पे आप कहते हैं FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, द्वारा किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय राजा भूमिबोल विश्व मृदा दिवस पुरस्कार जो है जीता है। ठीक है, तो ये जो जीता गया है, ये भारत देश के द्वारा ये पुरस्कार जीता गया है। इसकी डिटेल हम देख लेते हैं पूरी जानकारी के लिए। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, यानी कि शॉर्ट फॉर्म पे इसे आप ICAR के नाम से जानते हैं, 2020 के प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय किंग भूमिबोल विश्व मृदा दिवस पुरस्कार जो है जीता है। ठीक है, ये पुरस्कार सालाना खाद्य और कृषि संगठन यानी कि FAO द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ये पुरस्कार ICAR को विश्व मृदा यानी कि सॉइल दिवस के अवसर पर 5 दिसंबर को प्रदान किया जाता है, यानी कि 5 दिसंबर को सॉइल डे के रूप में मनाया जाता है और उसी दिन ये जो पुरस्कार है प्रदान किया जाता है। बात करते हैं कुछ इंपोर्टेंट नोट्स की। तो खाद्य और कृषि संगठन के जो प्रमुख, उनका नाम है क्वी डोंग्यू। खाद्य और कृषि संगठन का जो मुख्यालय है वो रोम, इटली में है, और इसकी जो स्थापना यानी कि खाद्य और कृषि संगठन की जो स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर सन 1945 को। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं अगले प्रश्न की कि निम्नलिखित में से किसने तीसरा रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार जीता है। Who among the following has won the third रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेसी प्राइज। ठीक है, तो तीसरा रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेसी प्राइज जो जीता है वो है राजकमल झा ने। डिटेल इसकी देख लेते हैं पूरी जानकारी के लिए। तो पत्रकार लेखक राजकमल झा ने अपने उपन्यास द सिटी एंड द सी के तीसरे रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार जीता है। ठीक है, कोविड-19 महामारी के कारण कोपेनहेगन डेनमार्क में $5,000 का पुरस्कार जो ऑनलाइन घोषणा की गई थी। ठीक है, राजकुमार झा को ये जो पुरस्कार दिया गया है, ये 2012 के निर्भया बलात्कार और हत्या के मामले में आधारित जो उन्होंने पुस्तक लिखी थी उसके रूप में ये दिया गया है। ठीक है, अगर और हाल ही में दोस्तों 48 फिल्म फेस्टिवल एमी अवार्ड की बात करें तो जो नेटफ्लिक्स में एक सीरीज है जिसका नाम है क्राइम, दिल्ली क्राइम, उसे भी ये पुरस्कार जीता है। और ये जो सीरीज है दिल्ली क्राइम, ये भी निर्भया केस के ऊपर ही बनी हुई थी। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO फाउंडेशन के पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। Who has appointed at the first executive officer यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO। ठीक है, तो ये नियुक्त किया गया है अनिल सोनी को। ठीक है, डिटेल इसके देख लेते पूरी जानकारी के लिए। तो अमेरिकी स्थित भारतीय मूल के स्वास्थ्य विशेषज्ञ अनिल सोनी को नवनिर्मित द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेशन का पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। ठीक है, ध्यान देने वाली बात दोस्तों, WHO फाउंडेशन का CEO इन्हें नियुक्त किया गया है, ना कि WHO का। ठीक है, इससे पहले वो अमेरिका में ग्लोबल हेल्थ केयर कंपनी वियाट्रिस के साथ जो है काम कर रहे थे, जहां उन्होंने हेड ऑफ ग्लोबल इन्फेक्शन डिजीज के रूप में काम किया है। तो वो 1 जनवरी 2021 से CEO के रूप से जो अपनी भूमिका को ग्रहण करेंगे। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों कुछ इंपोर्टेंट नोट्स की। तो WHO का जो मुख्यालय वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और WHO के महानिदेशक है टेड्रोस एडहानम। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों कि खेल मंत्री किरण रिजिजू ने वर्चुअली 2020 फिस्ट इंडिया साइक्लोथन लॉन्च किया है। कार्यक्रम जो है पैन इंडिया साइकिलिंग इवेंट का कौन सा संस्करण है। ठीक है, स्पोर्ट्समैन से किरण Rejuji has launched the virtual 2020 Fit India Cyclothon. The program is which editions of the Pan India Cycling Event। ठीक है, तो इस इवेंट का दोस्तों ये सेकंड यानी कि दूसरा संस्करण है। इसकी डिटेल हम देख लेते हैं पूरी जानकारी के लिए। तो खेल मंत्री किरण रिजिजू ने एक आभासी मंच के माध्यम से फिट इंडिया साइक्लोथन का दूसरा संस्करण हाल ही में लॉन्च किया है। 7 दिसंबर से शुरू होकर 31 दिसंबर 2020 तक मेगा साइकिलिंग इवेंट जो है 25 दिन तक चलेगा।
ठीक है। यह आयोजन प्रत्येक जिले में देश भर में आयोजित किया गया है। नागरिक फिट इंडिया की वेबसाइट पर पंजीकरण करके भाग जो है ले सकते हैं। ठीक है, मतलब किसी भी नागरिक को अगर इस साइक्लोथॉन में भाग लेना है तो वो जो है फिट इंडिया की वेबसाइट पर जाकर अपने पंजीकरण करके भाग ले सकते हैं। ठीक है, प्रतिभा अपनी पसंद की दूरी के लिए प्रतिदिन साइकिल चला सकते हैं और अपनी तस्वीरों और वीडियो सोशल मीडिया पर भी साझा कर सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं कुछ इंपोर्टेंट नोट्स की। तो भारतीय खेल प्राधिकरण की जो स्थापना हुई थी सन 1982 में हुई थी। इसकी जो मुख्यालय वो दिल्ली में है और इसके महानिदेशक है संदीप प्रधान। बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की कि भारत में उन्नत जैव ईंधन विकास का समर्थन करने के लिए तकनीकी सहायता के रूप में एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा कितनी राशि स्वीकृत की गई है? How much amount has been approved by ADB as technical assistance to support advanced biofuel development in India? ठीक है, एडीबी यानी कि एशिया डेवलपमेंट बैंक $2.5 मिलियन का जो सहायता करने के लिए सिक्योरिटी दे दी है। ठीक है, इस डिटेल इसके देख लेते पूरी जानकारी के लिए। एशियाई विकास बैंक ने भारत में उन्नत जैव ईंधन विकास का समर्थन करने के लिए 2.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी कि लगभग 18 करोड़ रुपए की तकनीकी सहायता की मंजूरी जो है दे दी है। ठीक है, अनुदान की एशिया क्लीन एनर्जी फंड से वित्त पोषित जो है किया जाएगा, जिसे जापान सरकार द्वारा क्लीन एनर्जी फाइनेंसिंग पार्टनरशिप फैसिलिटी के तहत वित्त पोषित किया जाएगा और कोरिया गणराज्य के ई एशियाई और नॉलेज पार्टनरशिप का फंड भी दिया जाएगा। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों कुछ उपयोगी नोट्स की। तो एडीबी के जो अध्यक्ष है उसका नाम है मास्टर अस्कावा। एडीबी का जो मुख्यालय वो मनीला फिलीपींस में है। ठीक है, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक जरूर करिएगा दोस्तों, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों अपने ग्रुप में, और सबसे इंपॉर्टेंट जो है चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको ऐसी वीडियो हर दिन मिल सके। मिलते हैं दोस्तों आपसे कल के वीडियो में, तब तक नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।